वो हैं क्लॉजेज और फ्रेजेस। इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, अगर ये बता दूंगी तो आप झट से इसका मतलब निकाल लेंगे। तो गाइज ये तो हम सीखेंगे ही कि क्लॉजेस क्या है, फ्रेजेस क्या है, साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि ये किससे मिलकर बने हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, सब कुछ इस वीडियो में सीखेंगे। आप वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहिएगा। अगर मैं क्लॉजेस को हिंदी में बोलूँ तो इसे बोला जाता है उपवाक्य, और मैं सेंटेंस की बात कर रही हूँ वाक्य, तो इसे उपवाक्य कहते हैं और इसे वाक्यांश कहते हैं। ठीक है, आप अर्थ निकाल लेंगे। वाक्यांश यानी वाक्य का अंश। मैं फ्रेजेस इसमें इसलिए इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि फ्रेजेस अगर आपने समझ लिया तब आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि किसी सेंटेंस में कौन सा सिर्फ एक फ्रेज है और कौन सा क्लॉज है, क्योंकि उसको समझे बिना आप सही तरीके से एग्जामिनेशंस में नहीं कर सकते। ये आप लिख के ले लीजिए, इसलिए इन दोनों को कंपेयर करना जरूरी है। तो वाक्य का अंश हुआ, यानी कि अगर एक वाक्य है तो उसका कोई अंश होगा जो फ्रेज कहलाएगा। और उपवाक्य, जैसे आप जानते हैं कि अगर प्रिंसिपल होते हैं स्कूल में, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, यानी कि प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य, लेकिन जिस दिन प्रधानाचार्य नहीं आते उस दिन तो उप प्रधानाचार्य ही सब कुछ संभालते हैं। वैसा ही कुछ है इसके लिए कि जिस सेंटेंस में ये अकेले है तो ये पूरा का पूरा वाक्य का भी काम करता है। कैसे करता है सब सीखेंगे। सबसे पहले समझिए कि जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं शुरुआत कहाँ से होती है, लेटर्स से। ये लेटर्स हैं ACR। अब अगर हम इन्हें जोड़ दें तो वर्ड बन जाएगा। ये क्या है, ये लेटर्स हैं, ठीक है, इन्हें हम जोड़ दें तो वर्ड बनेगा। अब हमने जोड़ दिया ACR। क्या हम इसे पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं निकला। लेकिन अगर मैं C को पहले ले आऊं, A को उसके बाद फिर R को, तो इसका सेंस बना कार, है ना। तो ये एक वर्ड है। इसका मतलब कि जो भी चीज है, लेटर्स है, तो जोड़ेंगे तो सेंस निकलना चाहिए। अब ये कार है। अब मैं आपको, ये एक वर्ड हो गया। अब 2-3 वर्ड्स आपको देती हूँ। कार, अ रेड, ठीक है, ये एक वर्ड, ये एक वर्ड, ये एक वर्ड, टोटल 3 वर्ड्स हैं। और जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो अगर मैं इसको लिख दूं कार और रेड, तो इसका कोई मतलब निकला नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं अ रेड कार, तो इसका मतलब निकला अ रेड कार, यानी कि एक लाल रंग की गाड़ी। क्लियर। तो जब इसका मतलब निकला तो ये जो है पूरा का पूरा ये फ्रेज है। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि वाक्यांश यानी कि वाक्य का अंश। अब अगर कोई मैं सेंटेंस लिखूं, अब ये लिखा है अ रेड कार, और मैं बोलूं आई एम ड्राइविंग अ रेड कार। आई एम ड्राइविंग अ रेड कार, ये एक सेंटेंस है। अब इसमें जो ये एक यूनिट है ना, इसे यूनिट बोलेंगे। जब इन्हें कंबाइन कर दिया एक यूनिट हो गया, जिसमें कि मैं देख रही हूं कि अ है, रेड है, कार है, तो ये फ्रेज हुआ। तो सेंटेंस में क्या है, ये वाक्य में एक अंश है, वाक्यांश, तो ये फ्रेज हुआ। लेकिन ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, इसे तो आप सेंटेंस तो कह ही सकते हैं, साथ ही साथ आप इसे क्लॉज भी कह सकते हैं। यानी कि कोई भी एक सिंपल सेंटेंस क्लॉज कहलाता है। उसके अलावा मैंने कहा, जैसा मैंने आपसे जिक्र किया, प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य, तो इस सेंटेंस में और कोई नहीं, ये एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस। तो यहाँ पे तो ये एक क्लॉज भी है। लेकिन अगर इसी में जुड़ा रहे कुछ, आई एम ड्राइविंग अ रेड कार, अब इसी में हम थोड़ा सा जोड़ देते हैं, यहाँ कॉमा लगाते हैं और बोलते हैं एंड शी इज ड्राइविंग अ येलो कार। क्या हो गया, आई एम ड्राइविंग अ रेड कार एंड शी इज ड्राइविंग अ येलो कार। आप देख रहे हैं सेंटेंस अभी भी एक है, क्योंकि फुल स्टॉप यहाँ लगा है। सेंटेंस अभी भी एक है, लेकिन यहाँ पे अब 2 क्लॉजेज हो गए। हो गया क्लियर आपके लिए। एक क्लॉज आई एम ड्राइविंग अ रेड कार यहाँ तक, दूसरा क्लॉज एंड शी इज ड्राइविंग अ येलो कार। दैट मीन्स एक ही सेंटेंस में आपको 2 क्लॉजेस दिखाई दे रहे हैं। तो गाइज यहाँ तक आपने समझ लिया कि हमने लेटर से वर्ड्स बनाए, वर्ड से फ्रेजेस बने, फ्रेजेस से क्लॉज बना, है ना, यानी कि फ्रेज इंक्लूडेड है क्लॉज में, और 2 क्लॉजेस हो गए तो एक सेंटेंस बना, और एक क्लॉज है तो भी वो एक सेंटेंस है। अब आप ये तो पूछेंगे ना ऐसा क्यों है, तो आप देखिए इस सेंटेंस में यहाँ से यहाँ तक ये फ्रेज है और यहाँ से पूरा ये सेंटेंस एक क्लॉज है। तो डेफिनेशन से समझ आएगा, अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज बोथ। अब बोथ मतलब दोनों है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें दोनों है। दोनों क्या है, अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट का मतलब पता है, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को छोड़ के जो चीजें बसती हैं वर्ब के साथ वो प्रेडिकेट कहलाती हैं।
तो अब प्रेडिकेट लिखने का मेरा मतलब यही है कि अ सब्जेक्ट वर्ब यूनिट, यानी कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो जरूर से होगा, तो वो क्लॉज कहलाएगा। अब फ्रेज के डेफिनेशन देखिए, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, बट विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब यूनिट, यानी कि उसमें सब्जेक्ट वर्ब यूनिट नहीं होगा। यूनिट मतलब कि साथ में नहीं होगा, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब साथ में नहीं होंगे। अगर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब नहीं होगा, वर्ब होगा तो सब्जेक्ट नहीं होगा, बट ये अगर साथ में है तो वो क्लॉज होगा, वो फ्रेज नहीं होगा। क्लियर? अब आप समझिए कि अ क्लॉज मस्ट कंटेन अ वर्ब, ये चीज ध्यान रखिएगा, अ क्लॉज मस्ट कंटेन अ वर्ब। अगर आपको कोई ग्रुप ऑफ वर्ड दिख रहा है और उसमें वर्ब नहीं है तो वो क्लॉज नहीं हो सकता, यानी कि एक क्लॉज में एक वर्ब का होना मस्ट है, होगा ही होगा। ये हो गया क्लियर आपके लिए, ये था एक टिप जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा पहचानना। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। अब आया मेन और सबऑर्डिनेट, तो इंडिपेंडेंट को ही मेन क्लॉज कहते हैं और डिपेंडेंट को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अ रेड कार में यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, और अगर हम इस पूरे सेंटेंस की बात करें तो यहाँ एक ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये पूरा का पूरा एक क्लॉज हुआ। तो देखिएगा गाइस, जैसा मैंने बताया क्लॉजेस मेनली 2 तरीके के होते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को ही मेन क्लॉज कहते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, अब जो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें 3 तरीके होते हैं, यानी 3 तरीके के इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि एक है नाउन क्लॉज और दूसरा है रिलेटिव क्लॉज और तीसरा है एडवर्बियल क्लॉज। अब ये जो रिलेटिव क्लॉज है इसी को एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। तो अगर आपको मिलता है कि एडजेक्टिव क्लॉज है तो आप समझ जाएं कि रिलेटिव क्लॉज की बात हो रही है। ठीक है, दोनों एक ही चीज के लिए यूज होते हैं। और एडवर्बियल क्लॉज, तो ये 3 तरीके हैं, इसे आप जरूर से ध्यान रखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ सके कितने तरीके के क्लॉजेज होते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन वही हो जाती है। तो अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में, जो कि पहला टाइप है। मोटी मोटी बात केवल रखूंगी जिससे आपके दिमाग में सीधी ये बात बैठे कि एक्चुअल में हमें कैसे समझना है, सेंटेंस में देख के कैसे पहचानना है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है। सबसे पहले इंडिपेंडेंट का मतलब समझिए। इंडिपेंडेंट मतलब कि जो किसी पर निर्भर न रहे, किसी पर डिपेंड ना करे। तो इसको यहां समझिए, इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, दैट मीन्स कि ये एक पूरा का पूरा थॉट एक्सप्रेस करता है, यानी कि इस क्लॉज को पढ़ के आप अर्थ निकाल सकते हैं सेंटेंस का। बेसिकली ये मतलब है कि अर्थ निकलना चाहिए, कोई एक थॉट निकलना चाहिए। इट मेक्स सेंस बाय इटसेल्फ, मतलब कि उसे पढ़ के आप मतलब निकाल लेंगे, ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ अटपटा लग रहा है, कुछ कमी लग रही है, आप मतलब निकाल लेंगे। जैसे कि द विंड ब्लोज, इसका मतलब हवा बहती है, द विंड ब्लोज, तो ये पूरा एक सेंस निकला ना, सब्जेक्ट द विंड और ब्लोज यानी कि वर्ब, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। तो बेसिकली ये समझे कि जिस भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, वर्ब है और जिसका कि पूरा का पूरा मतलब निकल रहा है, वो कहलाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे द विंड ब्लोज, ये एक ही सेंटेंस है, इसमें एक ही क्लॉज है, लेकिन इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे क्योंकि इसमें पूरा सेंस निकल रहा है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, आई टीच, अब देखेंगे ये छोटा सा सेंटेंस, सिर्फ आई है और टीच है, ये भी एक पूरा सेंटेंस है जिसका मतलब निकलता है मैं पढ़ाती हूँ, तो मतलब निकल रहा है, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, यानी कि कोई भी एक छोटे से छोटा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एक छोटा सा सेंटेंस एक क्लॉज है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आई लाइक टी एंड मीरा लाइक्स कॉफी। सो आई लाइक टी, अगर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगाऊं और यहाँ कुछ भी ना रखूं, मतलब आप आगे मत देखिए, तो आई लाइक टी का क्या मतलब है कि ये एक सेंटेंस है जो कि एक क्लॉज भी है और वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसका मतलब मुझे चाय पसंद है, पूरा सेंस निकल रहा है। अब मैंने इसमें बात जोड़ दी कॉमा लगा के, एंड मीरा लाइक्स कॉफी, और मीरा को कॉफी पसंद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब मैं इसको यहाँ से कवर कर देती हूँ। अब इसे आप पढ़िए, मीरा लाइक्स कॉफी, तो भी सेंस निकल रहा है। तो इस सेंटेंस का भी, यानी कि सेंटेंस में इस क्लॉज का भी सेंस निकल रहा है पूरा पूरा, कुछ बात अटपटी नहीं लग रही। मीरा लाइक्स कॉफी, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब कोई अटपटी बात ना लगे, ये लगे कि पूरा सेंस निकल रहा है।
तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ दो क्लॉजेज है इस सेंटेंस में, ये भी इंडिपेंडेंट है, आई लिखते हैं, और ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि मेन क्लॉज ये भी है, मेन क्लॉज ये भी है। क्लियर? अभी आपने देखा एक ही सेंटेंस में हमने दोनों यूज किया। अभी आप सोचेंगे ये हमने जो यूज किया है तो क्या हम इसको लेके नहीं चलेंगे, एंड मीरा लाइक्स कॉफी, तो एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हम अलग से लेके नहीं चलते, उसे हम मानते हैं कि वो नहीं है और तब हम उसे सेंटेंस का सेंस निकालते हैं। ठीक है, ये सब मैं आगे आपको बताऊंगी। डिपेंडेंट क्लॉज की बात कर लेते हैं। अब जैसा नाम से ही क्लियर है, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब जो निर्भर हो किसी पे, है ना, तो इसे किसी का सहारा चाहिए, अकेले से इससे कुछ होने वाला नहीं है, इसे सहारा चाहिए। ठीक है, सो डिपेंडेंट क्लॉज इज समथिंग कि इट इज अ डिपेंडेंट, पहले इस बात को समझे रखिए कि डिपेंडेंट है, निर्भर है किसी पे। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये अकेले नहीं खड़ा रह सकता, यानी कि सपोर्ट चाहिए इसे। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, इट डज नॉट मेक सेंस बाय इटसेल्फ, टोटल ऑपोजिट। ये था इट मेक सेंस बाय इटसेल्फ, आपने सेंटेंस पढ़ा, अर्थ निकला, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। यहाँ क्या है, इट डज नॉट मेक सेंस बाय इटसेल्फ। जब आप इस क्लॉज को पढ़ेंगे तो सेंस नहीं निकलेगा, हमेशा एक क्वेश्चन आ जाएगा, क्या, किसकी बात कर रहे हैं आप। अभी आगे मैं आपको एग्जांपल्स में दिखाऊंगी। इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, जैसा यहाँ था कि कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रहा था, ये कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं करेगा। डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, it depends on the independent clause to make sense। भाई जब बात आई कि अकेले नहीं रह सकता, ये कंप्लीट थॉट भी नहीं देता, सेंस भी नहीं निकलता, तो सेंटेंस में इसके क्या मायने हैं, तो सेंटेंस के में इसके मायने तब बनेंगे जब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ यूज होगा। ठीक है, यानी कि अकेले डिपेंडेंट क्लॉज का सेंटेंस नहीं हो सकता, अकेले इंडिपेंडेंट क्लॉज का सेंटेंस हो सकता है। तो जब भी डिपेंडेंट क्लॉज है दैट मीन्स कि उस सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज तो जरूर से है, वरना सेंस नहीं बनेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट क्लॉज टू मेक सेंस। व्हेनेवर आई ट्रैवल, जब कभी भी मैं यात्रा करती हूँ। अब क्या है, अब जैसे ही मैंने बोला व्हेनेवर आई ट्रैवल, तो आप पूछेंगे तो क्या, जब भी मैं यात्रा करती हूँ तो आगे कुछ बोलो तब तो ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। सो दिस सेंटेंस डजंट मेक एनी सेंस, कुछ इसमें बात कंप्लीट नहीं हो रही, कोई थॉट नहीं निकल रहा है। अब इसी में मैं आगे जोड़ दूं, व्हेनेवर आई ट्रेवल कॉमा आई लाइक टू मीट न्यू पीपल। जब भी मैं यात्रा करती हूँ मुझे नए लोगों से मिलना पसंद आता है। तो ये हो गया ना कंप्लीट, एक सेंस निकला कि मैं क्या कहना चाह रही थी। तो अगर मैं इसे ना भी लिखूं, मैं बोलूं आई लाइक टू मीट न्यू पीपल, तो ये अपने आप में कंप्लीट थॉट दे रहा है, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो बिल्कुल ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब आप जब पूरे पे नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ भी सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन सेंस नहीं निकल रहा, कंप्लीट थॉट नहीं निकल रहा, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। और जैसा कि आप जानते हैं डिपेंडेंट क्लॉज को सब ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो ये जो कंजंक्शन यूज हुआ है ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यहाँ पे ये सब आपको आगे पता चलेगा। यहाँ तक आपने समझ लिया कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या फर्क है। अब बात करेंगे कि डिपेंडेंट में जो कैटेगरी आएगी, साथ ही साथ जो हम यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं इसे हम एग्जाम्पल्स के जरिए पहले समझ लेते हैं। ले लीजिए अभी एक स्क्रीनशॉट। सो गाइज, किसी भी क्लॉज में उसका सेंस निकल रहा है कि नहीं, ये तो देख के आप समझते हैं कि डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, लेकिन कुछ और भी तरीके होते हैं। और कैसे और आसान हो जाए आपके लिए एक नज़र में समझना, वो इस तरीके से टिप है आपके लिए। अ डिपेंडेंट क्लॉज यूजुअली नॉट ऑलवेज, ओके, यूजुअली बिगिंस विथ अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो कंजंक्शन का मतलब आपको पता ही है, मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ इस पे, इसी सीरीज में। कंजंक्शन जो जोड़ने का काम करते हैं। एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से हैं, ये हैं और बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं आपको आगे दे ही दूंगी। एज, बिकॉज, सिंस, आफ्टर, सो दैट, एज लॉन्ग एज, एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। उसके अलावा मैंने कहा रिलेटिव प्रोनाउन से भी शुरू हो सकता है। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से, दैट, विच, हु, हुम, हुज, जिससे कि हम रिलेशन बताते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ भी आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ रीजन ऐड होगा। एज का मतलब आप जानते हैं, बिकॉज का मतलब क्योंकि, सिंस भी क्योंकि के लिए यूज होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की भी बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के लिए मैंने बताया था एक बार आपको, फैन बॉयज से आप याद कर सकते हैं। फैन तो F से फॉर, A से एंड, N से नॉर, B से बट, O से और, Y से येट और S से सो। ठीक है, तो ये आपने फैन बॉयज से याद कर लेंगे तो आप बना लेंगे अगर एग्जाम में आ जाता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से हैं। क्लियर? तो अब आप यहाँ सेंटेंसेस में समझते जाइए। शी वॉज बिजी टॉकिंग टू द वुमन whom she met on the train। यहाँ आप देखिए हमने whom को यूज किया है, ये एक relative pronoun है जो कि यहाँ है, तो ये इससे रिलेट कर रहा है, the woman। She was busy talking to the woman, वो उस औरत से बात करने में व्यस्त थी जिससे वो ट्रेन पर मिली थी। तो आप ध्यान दें कि अगर आप इस सेंटेंस को यहाँ से यहाँ तक सिर्फ देखेंगे, शी वॉज बिजी टॉकिंग टू द वुमन, तो ये सेंटेंस भी कंप्लीट है ना यहाँ तक। तो ये कौन सा क्लॉज हुआ? ये इंडिपेंडेंट हुआ। अब हम इसे हटा देते हैं, सिर्फ यहाँ से देखिए, whom she met on the train, whom she met on the train आधा अधूरा लग रहा है, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ये इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट। तो एक चीज इजी हो गई कि whom आपने देखा, whom एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसके बाद जो आ रहा है वो पक्का डिपेंडेंट क्लॉज होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। आई वॉन्ट टू वर्क बट आई डोंट वॉन्ट टू गो टू ऑफिस। मैं काम करना चाहती हूँ लेकिन मैं ऑफिस नहीं जाना चाहती। तो यहाँ पे जो ये यूज हुआ है कंजंक्शन, ये बट है, ये किस में आता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में। तो अब देखिए, आई वॉन्ट टू वर्क, आई वॉन्ट टू वर्क, ये यहाँ से अगर यहीं तक देखें तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसका पूरा का पूरा मतलब निकलता है। अब आप इसे यहाँ से देखिए, आई से लेके ऑफिस तक, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू ऑफिस, इसका भी पूरा मतलब निकलता है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब आप कहेंगे यहाँ मैंने whom को लेते हुए देखा था और यहाँ हम बट को छोड़ देते हैं। तो एक्चुअली यही रूल है कि जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हम जोड़े होते हैं सेंटेंस को, तो जब हम उसे अलग से समझने की कोशिश करते हैं तो इन कंजंक्शंस को छोड़ के समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रीजन नहीं बता रहे हैं, ये केवल कोऑर्डिनेशन बता रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये उन्हीं सेंटेंस में यूज होते हैं जिनमें की काफी ज्यादा सिमिलैरिटी होती है, जैसे कि आई वॉन्ट टू वर्क, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू ऑफिस। सेंटेंस स्ट्रक्चर पे ध्यान दें, सेम है, यानी कि उसी टेंस का सेंटेंस है ना। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन बनाना है। अगर बट को हटा दें, अलग अलग लिखें फुल स्टॉप लगा के, तो भी मतलब सेम रहेगा, बट अगर इन्हें अलग अलग लिखें फुल स्टॉप लगा के, तो मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, हैव यू सीन द बुक आई लॉस्ट। अब ये आप कहेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो एक ही क्लॉज है ना, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई कॉमा है ना तो कोई भी कंजंक्शन यूज हुआ है। लेकिन आप ध्यान दें, यहाँ एक सब्जेक्ट एक वर्ब, फिर एक सब्जेक्ट फिर एक वर्ब, तो यानी कि एक ही क्लॉज में दो दो सब्जेक्ट दो दो वर्ब, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वो चीज दिख नहीं रही, जो चीज है वो क्या हो सकती है? हैव यू सीन द बुक, क्या हो सकता है यहाँ पे? दैट आई लॉस्ट, मतलब हिडन है। आप जानते हैं दैट को अक्सर हम स्पोकन इंग्लिश में हटा देते हैं, रिटन इंग्लिश में भी कई बार हटा देते हैं। तो ये यहाँ पे है जो कि दिख नहीं रहा था आपको। अगर आप अर्थ निकालेंगे समझ आएगा। हैव यू सीन द बुक दैट आई लॉस्ट, तुमने वो किताब देखी है क्या जो खो गई है, जो मेरी किताब खो गई है, तुमने वो किताब देखी है क्या? तो दैट क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब जब ऐसा सेंस निकला तो इट्स बट ऑब्वियस कि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट, वी मिस्ड आवर ट्रेन बिकॉज वी वर लेट। सो वी मिस्ड आवर ट्रेन, यहाँ तक सेंस निकल रहा है। अगर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दूं तो ये सेंटेंस कंप्लीट है, ये इंडिपेंडेंट है। फिर मैंने यहाँ लगा दिया बिकॉज, वी वर लेट, एक कारण दिया, तो ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हमने उठाया ना। क्यों हमारी ट्रेन छूटी, इसका कारण बता रहे हैं, क्योंकि हमें देर हो गई थी। बिकॉज वी वर लेट अगर बोलेंगे तो लगेगा क्या, क्योंकि हमें देर हो गई थी तो क्या हुआ, अगर आपको देर हुई थी तो क्या हुआ। तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट, ये डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट, रोहन लेफ्ट इन अ हरी आफ्टर ही गॉट अ फोन कॉल। सो रोहन लेफ्ट इन अ हरी, रोहन जल्दी में निकल गया, सेंटेंस पूरा लग रहा है इंडिपेंडेंट। आफ्टर ही गॉट अ फोन कॉल, कब निकला जल्दी में? जब उसे फोन कॉल आया उसके बाद। तो आफ्टर भी एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इसके बाद जो भी क्लॉज आएगा वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो ऐसे आपने समझे कि हम किस तरीके से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहाँ यूज करेंगे, जहाँ सिमिलर होंगी बातें, काफी हद तक मिलती रहेंगी, तो हम कोऑर्डिनेशन दिखा देंगे इन्हें यूज करके।
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हम कब यूज करते हैं, जब हमें कुछ रीजन बताना हो, यानी कि क्योंकि बात अधूरी रह जाएगी उसके आगे वाली, तो हम वहां पे एक्सप्लेन करने के लिए ये यूज करते हैं, एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है। रिलेटिव प्रोनाउन जो कि रिलेशन बताते हैं। क्लियर आपके लिए? ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। सो गाइज, अब मैं आपके लिए कुछ और टिप्स लेकर आई हूँ। टिप नंबर 3, जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ता है तो उससे पहले कॉमा लगाते हैं। जैसा कि ये सेंटेंस मैंने आपको दिया था, आई वॉन्ट टू वर्क बट आई डोंट वॉन्ट टू गो टू ऑफिस, तो यहाँ पे इस बट से पहले यानी कि इस कंजंक्शन से पहले हम कॉमा लगाएंगे, ठीक है। ये रूल है, पंक्चुएशन का रूल है, तो याद रखिएगा इसको अच्छे से। अब आते हैं टिप नंबर 4 पे, जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अब सबऑर्डिनेटिंग की बात कर रहे हैं, इसकी वाक्य के बीच में आता है, बीच में इन द सेंस इस सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, तो नो कॉमा। आई वेंट टू द स्टोर सिंस वी वर आउट ऑफ शुगर, मैं स्टोर गया क्योंकि चीनी खत्म हो गई थी, ठीक है। क्योंकि के लिए हमने सिंस यूज किया, और यहाँ पे क्योंकि बीच में आया तो कोई कॉमा नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये एक्सप्लेन ही कर रहा है, उससे हमने सेंटेंस को जोड़ा है। लेकिन जब शुरू में आता है तो कॉमा लगाते हैं। इसी सेंटेंस को, इस कंजंक्शन को शुरू में रख लेते हैं तो साथ में ये क्लॉज भी आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप ये नहीं बोल सकते सिंस आई वेंट टू द स्टोर वी वर आउट ऑफ शुगर, नो, ये इसके साथ जुड़ा है क्योंकि इसे जोड़ने के लिए हमने इसे यूज किया है। सिंस वी वर आउट ऑफ शुगर, क्योंकि चीनी खत्म हो गई थी, कॉमा, आई वेंट टू द स्टोर, तब हम यहाँ कॉमा लगाएंगे, क्योंकि फिर ये अजीब लगेगा कि कैसे हमने जोड़ा है। जो जोड़ने वाला वर्ड है वो तो शुरू में आ गया, तो कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए टिप्स है, ऐसे में आपके लिए टिप्स लेकर आती रहती हूँ गाइस। अभी ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। डिपेंडेंट क्लॉज की जो टाइप्स हैं उन्हें हम सीखेंगे पार्ट 2 में, तो चैनल पर बने जरूर से रहिएगा। अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करना जरूरी है ताकि नोटिफिकेशंस मिले, यानी कि आप पार्ट 2 मिस ना कर दें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बच्चों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है। मैं चाहती हूँ कि इंडिया में हर एक स्टूडेंट अपने अच्छे मार्क्स लेकर आए एग्जाम्स में, और बिल्कुल हर एक टॉपिक को धीरे धीरे क्लियर करते चलेंगे। तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, इसको इतना फैला दीजिए कि किसी को भी क्लॉजेस को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे। वीडियो में इंपॉर्टेंट चीज़ों के स्क्रीनशॉट्स और जैसे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, इन्हें पाने के लिए आप मुझे फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आपको इनके कई सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको सभी स्क्रीनशॉट्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर।